हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष्मान क्लासेस। तो जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम लोग स्टार्ट करेंगे उत्तराखंड पॉलिटेक्निक लेक्चरर का जो कोर्स स्टार्ट करेंगे यूट्यूब पे। तो आज से हम लोग जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैंने आपसे प्रीवियस लेक्चर में आपसे ये कहा था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियोज़ पे कमेंट करिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि ये जो कोर्स होगा ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। इसको यूट्यूब पे मैं आपको पढ़ाऊँगा और आपने कमेंट किया भी जो है अच्छे से। और आपसे आगे भी यही गुजारिश होगी कि इसको आप जो है अपने जो ग्रुप्स हैं, जिस व्हाट्सएप ग्रुप में या टेलीग्राम ग्रुप वगैरह में जुड़े हुए हैं, उसमें आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स लिख के बताइए कि इसमें क्या चीज़ें आप और ऐड करना चाहते हैं। साथ ही साथ जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको जो सिलेबस भी बताया था कि क्या सिलेबस है इसका जो है, ठीक है। जो अच्छी किताबें हैं उसके बारे में भी मैंने बताया था आपको। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, क्योंकि उससे आपको अच्छी अच्छी किताबों के बारे में जानकारी हो जाएगी कि इसके लिए कौन सी किताबें पढ़ें, जिससे आपको जो है एग्ज़ाम में अच्छे से सफलता मिल सके। तो उस सिलेबस में से मैंने चैप्टर नंबर 2 से सबसे पहले सेलेक्ट किया है, क्योंकि जो पार्ट होता है बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है और आसान भी होता है, और इसकी अवेलेबिलिटी भी अच्छी खासी होती है। इससे क्वेश्चंस आपको अक्सर मिल जाया करते हैं, ठीक है। तो चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 2, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। इसको आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब आप बिल्कुल ये नहीं सोचिएगा कि मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स का मतलब जो क्लास 12 की एनसीईआरटी में मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट पढ़ाया जाता है वही आपका सिलेबस है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स यहाँ पे लिखा गया है, जब इसको आप डिटेल में देखेंगे सिलेबस में, तो इसमें ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की चीज़ें डाली गई हैं। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें इसमें पढ़ना है और कैसे हम लोग जो है इसको पढ़ेंगे। उसके पहले अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। और साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ सिलेबस फॉर द लेक्चरर मैथमेटिक्स गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक। तो ये उत्तराखंड की जो वैकेंसी आई हुई थी उसका जो ये सिलेबस है। और ये जो वीडियो है उन लोगों के लिए यूज़फुल होने वाला है जो जैसे एचपीएससी मतलब हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, या यूपी के असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, या आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी स्टेट के असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, या ऐसा ही जो सेम सिलेबस है सीएसआईआर नेट का। तो अगर आप सीएसआईआर नेट और आईआईटी जैम की तैयारी कर रहे हैं, या आप गेट की तैयारी कर रहे हैं, या आप टीआईएफआर की तैयारी कर रहे हैं, या आप सीएमआई की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो इन सारी परीक्षाओं के लिए जो है ये लेक्चर काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। अगर आप एमएससी एंट्रेंस की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी काफ़ी यूज़फुल है। साथ ही साथ अगर आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी भी कर रहे हैं तो वहाँ पे भी जो है इसमें ये सिलेबस जो आपसे पूछा जाता है। तो ये सारे कोर्सेज़ के लिए ये लेक्चर काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स में क्या पढ़ना है? पढ़ना टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। अब टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस देखिए, जैसे 12th क्लास में 5-7 टाइप की मैट्रिसेस पढ़ा दी जाती हैं, तो उतने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत सारी टाइप की मैट्रिसेस होती हैं और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसकी प्रॉपर्टीज़, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ में बेस्ट आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग ये डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस क्या होती हैं और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है। तो आज के लेक्चर में मैं पहले इस पर बहुत सारे मैट्रिसेस बताऊँगा और उसके जो है क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। फिर एलिमेंट्री ऑपरेशंस हैं, फिर रैंक एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिसेस है, फिर डिटर्मिनेंट्स है, ये खुद भी डिटर्मिनेंट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज खुद भी एक चैप्टर है। फिर सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन अप टू 3 वेरिएबल, ध्यान रखना है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन अप टू 3 वेरिएबल, तो ये भी खुद भी एक चैप्टर है। कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज मतलब आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर, ये भी एक चैप्टर है। और केली हैमिल्टन थ्योरम, साथ में डायगोनलाइजेशन, ये खुद भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो ये पूरा टॉपिक जो है आगामी कुछ लेक्चर्स में हम लोग जो इसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हमें देखना कि मैट्रिक्स क्या होती है। मैट्रिक्स देखिए सबको पता होता है कि मैट्रिक्स क्या होती है, लेकिन फिर भी एक फॉर्मल डेफिनेशन की जरूरत पड़ती है, तो मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। ए सेट ऑफ m इंटू एन नंबर्स रियल और इमेजिनरी अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगुलर अरे। रेक्टेंगुलर अरे का मतलब रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होना चाहिए, अरे का मतलब अरेंजमेंट होना चाहिए, रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखा हो, मतलब ब्रैकेट लगा के इस तरीके से लिखा हो। consisting of m rows and n columns is called m by n matrix, read as m by n matrix, and m by n matrix is usually written as like this, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि अगर mn एलिमेंट्स आपको दे दिए जाएं और उसको आप रेक्टेंगल के फॉर्म में अरेंज कर दें, मतलब m रोज और n कॉलम्स में अरेंज कर दें, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। मैट्रिक्स के एलिमेंट रियल या इमेजिनरी दोनों हो सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लिया कि मुझे एक मैट्रिक्स बनानी है 2/3 की, तो एक मैं यहाँ पर लिख देता हूँ A11 A12 A13, और दूसरा रो में लिखूंगा A21 A22 और A23। तो यहाँ पे जो ये सबस्क्रिप्ट में हम लोग लगा रहे हैं A11 12, इसका मतलब ये है, जैसे A11 का मतलब पहला रो और पहले कॉलम का एलिमेंट है,
A12 का मतलब पहले रो और दूसरे कॉलम का एलिमेंट है, A13 का मतलब पहले रो और तीसरे कॉलम का एलिमेंट है, ठीक है। तो इसमें कुल मिलाकर 2 कॉलम है, और सॉरी 2 रो हैं, और इसमें कितने कॉलम है, 3 कॉलम्स हैं। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर हो जाएगा, पहले रो लिखा जाता है, बाद में कॉलम लिखा जाता है। इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो है मैट्रिसेस को लिखते हैं, उसमें नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स देखते हैं और साथ ही साथ उसका ऑर्डर लिखते हैं। देखिए यहाँ पर नीचे लिखा गया, द कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ द एबव मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाई ए इज इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन। मतलब किसी मैट्रिक्स को शॉर्ट में लिखने का तरीका क्या होता है, ए इज इक्वल टू ए आई जे उसका कोई एक जनरल एलिमेंट हो गया और बगल में उसका ऑर्डर लिखा जाता है। मान लीजिए इसका ऑर्डर एम बाई एन है, तो हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू ए आई जे और एम बाई एन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, यही पहला टॉपिक है हमारा, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में कुछ आसान पहले टाइप्स हैं। पहला है रो मैट्रिक्स, बहुत ही सिंपल है। ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड ए रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, एक मैट्रिक्स बनाई गई है जिसमें सिर्फ एक ही रो है, ठीक है। जो ये हॉरिजॉन्टल वाली लाइन होती है इसको रो बोलते हैं, वर्टिकल वाली लाइन को कॉलम बोलते हैं, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू 1 2 -1 -2 इज ए रो, ये रो मैट्रिक्स है। अब देखिए इसका ऑर्डर की बात करो तो यहाँ पे एक रो है, और कॉलम की बात करें तो 1 2 3 और 4 कॉलम है। तो इसका मतलब इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है कितना, 1/4 है। अब बात कर लेते हैं कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है। ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड द कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर। अब इसे इन दोनों मैट्रिसेस को आप देखिए, इसमें कॉलम्स की संख्या 1 है, पहले वाले में रो की संख्या कितनी है, 3 है। इसका मतलब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना, 3/1 है। दूसरे में रो की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 और कॉलम की संख्या 1 है। इसका मतलब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 4/1 है। तो इसको हम लोग बोलते हैं रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स। बहुत ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंस नहीं, बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं है, कुछ ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ भी इसकी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगली जो हमारी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स बहुत सारे मैट्रिक्स का आगे हम लोग जो डेफिनेशन देखेंगे उसमें स्क्वायर मैट्रिक्स बार बार आता है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स को आप अच्छे से समझ लीजिए कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। ए मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स से n इज कॉल्ड द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। तो एक मैट्रिक्स ऐसी हो जिसमें रोज और कॉलम की संख्या बराबर हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, इसमें कितने रोज हैं, 1 2 3 रोज हैं, कॉलम की संख्या कितनी है, 1 2 3 कॉलम्स है। तो ये कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 3/3 की मैट्रिक्स है। सिंपली जब स्क्वायर मैट्रिक्स होता है तो एक ही नंबर से हम लोग उसका ऑर्डर का काम चला लेते हैं, मतलब हम इसको बोलेंगे 3 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है। दिस इज द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है। अब बात आता है कि डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं। जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है उसमें कुछ एलिमेंट इंपॉर्टेंट होते हैं, उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। देखिए जैसे हम 3/3 की मैट्रिक्स लिखें तो A11 A12 A13 A21 A22 A23, और तीसरे रो में लिखें तो A31 A32 और A33। अब इसमें जो ये वाले एलिमेंट है A11 A11 A22 A33, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं। और ये बहुत काम का होता है क्योंकि इसकी आगे हमको ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। जैसे इस मैट्रिक्स में बात करें कि डायगोनल एलिमेंट्स कौन है, तो 2 -2 और -3 को हम लोग क्या बोलेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स बोलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है। तो देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। जब भी स्क्वायर मैट्रिक्स आए तो उसको आपको हाईलाइट कर लेना है, क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि किसी भी ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं हो सकती, बल्कि जब भी होगी तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। मतलब 3 ऑर्डर की होगी, 4 ऑर्डर की होगी, 1 ऑर्डर की होगी। कभी भी 2/3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं आएगी, कभी भी 3/4 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं आएगी। तो क्या डेफिनेशन है, स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे, ऑर्डर है n/n, इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स इफ ए आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर आई इज नॉट इक्वल टू जे एंड ए आई इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल आई। अब देखिए कभी भी इस तरीके का अगर वर्डिंग लिखा हो कि ए आई जे व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू जे, आई इज नॉट इक्वल टू जे का मतलब हो गया ये किसकी बात कर रहे हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। और कभी भी लिखा हो ए आई जे व्हेन आई इज इक्वल टू जे, इसका मतलब ये किसकी बात की जा रही है, डायगोनल एलिमेंट्स की बात की जा रही है। क्योंकि अगर आपने देखा हो तो डायगोनल एलिमेंट्स में जो सब्सक्रिप्ट होते हैं सेम होते हैं, A11 A22 A33, तो ये जो सब्सक्रिप्ट होता है वो सेम होता है। तो ये डायगोनल एलिमेंट की पहचान होगी कि ए आई जे व्हेन आई इज इक्वल टू जे, तो समझ लीजिए डायगोनल एलिमेंट्स हैं। एंड ए आई जे व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू जे, तो इन नॉन डायगोनल एलिमेंट्स की बात की जा रही है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में देखिए व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू जे देन 0, मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स सभी के सभी क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। और ए आई इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल आई,
मतलब ये हो गया कि डायगोनल एलिमेंट सिर्फ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, इन अदर वर्ड्स देखिए यहाँ डेफिनेशन लिखा गया है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स each of whose diagonal elements is unity and each of whose non-diagonal elements is equal to 0 is called the identity matrix या unit matrix. The identity matrix of order n is written by in. दो ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखनी हो तो I2 लिखेंगे। कैसे लिखा जाएगा, डायगोनल एलिमेंट पे आप 1 1 लिखिए और नॉन डायगोनल एलिमेंट को 0 कर दीजिए। ये 2 ऑर्डर की हो गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखनी है तो I3 से डिनोट करेंगे। डायगोनल एलिमेंट पे आपको 1 1 लिखना है, लिख दिया 1 1, और नॉन डायगोनल एलिमेंट को 0 करना है, कर दिया 0 0 नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को। तो ये 3 ऑर्डर की क्या हो गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, 1 ऑर्डर की भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप लिख सकते हैं I1, है ना, तो सिंपली यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये 1 ऑर्डर की क्या हो गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स क्या होता है, ए मैट्रिक्स। अब देखिए यहाँ पे ये नहीं कहा कि स्क्वायर मैट्रिक्स, इसका मतलब नल मैट्रिक्स का ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, 2/3 भी हो सकता है, 3/2 भी हो सकता है, 2/2 भी हो सकता है। मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकती है, नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स, कुछ भी हो सकता है इसका ऑर्डर। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑल whose all elements are 0 is called a null matrix or zero matrix। एग्जाम्पल दिया गया है 0 0 0 0 0 0 0। पहले वाला का ऑर्डर देखें तो 2/2 है, दूसरे का ऑर्डर देखें तो 2/3 है। तो ये दोनों नल मैट्रिसेस हैं, 2/2 की हैं, एक का ऑर्डर है, एक का ऑर्डर 2/3 है। आगे बात करते हैं हम लोग इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है। टू मैट्रिसेस A इज इक्वल टू Aij एंड B इज इक्वल टू Bij आर इक्वल इफ इसका ऑर्डर है m/n, इसका ऑर्डर है r/s। तो ये कह रहे हैं m इज इक्वल टू r, फिर कह रहे हैं n इज इक्वल टू s। तो इनके कहने का मतलब ये है कि m इज इक्वल मतलब यहाँ का रो यहाँ के रो के बराबर हो, यहाँ का कॉलम यहाँ के कॉलम के बराबर हो। इसका मतलब इनडायरेक्टली ये कहना चाहते हैं कि दो मैट्रिसेस इक्वल तभी होंगी, उसमें पहली शर्त ये होगी कि दोनों का ऑर्डर सेम हो, दोनों का ऑर्डर क्या हो जाए, सेम हो जाए। ये पहली कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन क्या है, Aij इज इक्वल टू Bij फॉर ऑल i इज इक्वल टू 1 to m, j इज इक्वल टू 1 to n। मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो दो मैट्रिक्स अगर लिखी हो तो पहले हमें देखना पड़ेगा क्या उन दोनों का ऑर्डर सेम है, ऑर्डर सेम होने के बाद क्या उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है। अगर ये दोनों कंडीशन होल्ड होती है तो हम कहेंगे कि वो दोनों मैट्रिसेस कैसी हैं, इक्वल मैट्रिसेस हैं। इसका हमें फ़ायदा कहाँ पे मिलता है, इसका हमें फ़ायदा तब मिलता है जैसे इस एग्जाम्पल में देखिए, एक मैट्रिक्स दी गई A इज इक्वल टू 3 2 1 3 2 1। यहाँ पे क्या है 3 2 1, दूसरी मैट्रिक्स है B 3 2 1। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया X, ये कहा जा रहा है कि दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा X और यहाँ पे लिखा -1। तो यहाँ से हम कंक्लूड ये कर पाएंगे ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल तब होगी जब x की वैल्यू कितनी हो जाए, -1। यहाँ पे y लिखा हुआ है, यहाँ पे 0 लिखा हुआ है। अगर ये दो मैट्रिसेस इक्वल हैं तो y इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पे देखिए 5 है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे 1 -1 एंड 4, यहाँ पे 1 -1 और z है। इसका मतलब z की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। तो अगर ये दो मैट्रिसेस मतलब ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल तब होंगी जब x इज इक्वल टू -1 होगा, y इज इक्वल टू 0 होगा और z इज इक्वल टू 4 होगा। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक बातें मैं अभी आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आगे जो अभी अच्छी मैट्रिसेस आने बाकी हैं, अभी आपको चीज़ें थोड़ी आसान लग रही होंगी, क्योंकि ये तो 12th क्लास में भी आप जो पढ़ाते हैं, है ना। बट आगे जो मैट्रिसेस आएंगे उनकी अच्छी प्रॉपर्टीज आएंगे, उनसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये बहुत बेसिक चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बहुत बेसिक से हाई लेवल तक हम लोग चलेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक और रिमार्क लिखा गया है, एक मैट्रिक्स ले लें 0 0 0 0 और दूसरी मैट्रिक्स ले लें ऐसे 0 0, सारे एलिमेंट 0 है। तो क्या ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल है, नहीं। आप कहेंगे दोनों ही नल मैट्रिसेस है, लेकिन दोनों इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल मैट्रिसेस नहीं है। क्यों, क्योंकि इसका ऑर्डर है 2/2 और इसका ऑर्डर कितना है 2/3 है, इसलिए ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट मैट्रिसेस आना शुरू हो जाएंगी, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो क्या है डायगोनल मैट्रिक्स, क्या होता है डायगोनल मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स A इज इक्वल टू Aij n क्रॉस n इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ Aij इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल i इज नॉट इक्वल टू j। तो अभी मैंने आपको बताया था कि i इज नॉट इक्वल टू j, इसका मतलब क्या होगा, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे लिखा गया है, इन अदर वर्ड्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स, पहली बार डायगोनल मैट्रिक्स कैसी होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज ए डायगोनल मैट्रिक्स इफ इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। तो सिर्फ यहाँ पर कंडीशन किस पे ऊपर लगाया गया है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर कंडीशन लगाया गया है। तो मतलब डायगोनल कुछ भी हो उससे मेरा लेना देना नहीं है। जैसे एक 3/3 की अगर मैं बनाना चाहूँ डायगोनल मैट्रिक्स, तो नॉन डायगोनल एलिमेंट को 0 कर देना, 0 0 और यहाँ पे 0 0 और यहाँ पे 0 और 0, ये मैंने लिख दिया, नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 कर दिया। अब डायगोनल एलिमेंट्स पे आपको जो कुछ लिखना है वो आप लिखिए, वो उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है।
जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो कितने आने चाहिए हमारे, वो 0 आने चाहिए, वो आ चुके हैं। ठीक है, अब मैं नॉन डायगोनल एलिमेंट्स पर कुछ लिख देता हूँ, जैसे यहाँ 1 2 और यहाँ पर लिख देता हूँ 3। तो ये मैट्रिक्स कैसी हो गई, ये डायगोनल मैट्रिक्स हो गई। क्यों? क्योंकि इसके जो है जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है, मतलब डायगोनल को छोड़ के बाकी जो एलिमेंट हैं वो सभी के सभी क्या हैं, 0 हैं। तो यही डेफिनेशन डायगोनल मैट्रिक्स की, कि अगर नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे 0 हो जाएं तो उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। स्पेशल केस में देखिए ऐसा भी हो सकता है कि हमें तो कंडीशन सिर्फ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स पे देखना है, तो डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, तो डायगोनल एलिमेंट 0 भी हो सकता है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने उस पर कोई शर्त नहीं लगाया हुआ है। ठीक है, तो ये 0 भी हो सकता है। जब डायगोनल एलिमेंट 0 हो जाएगा तो ये 0 मैट्रिक्स बन जाएगी, नल मैट्रिक्स बन जाएगी। ठीक है, तो नल मैट्रिक्स भी एक तरीके का एग्जाम्पल है किस चीज़ का, डायगोनल मैट्रिक्स का। ठीक है, अब देखिए एक रिमार्क लिखा हुआ है यहाँ पे, एन n क्रॉस n डायगोनल मैट्रिक्स whose diagonal elements are d1 d2 d3 dn can be represented by diagonal of d1 d2 d3 dn। मतलब एक जैसे मैं एग्जांपल ले लूँ, सपोज 1 0 0 0 2 0 और 0 0 3 ये डायगोनल मैट्रिक्स है। तो इसी को अगर हमें और दूसरे तरीके से लिखना हो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डायगोनल और यहाँ पे जो है डॉट दे दिया, और इसका डायगोनल एलिमेंट कौन कौन है, 1 2 3, ऐसे लिख देंगे 1 2 3। तो इस मैट्रिक्स को लिखने का ये भी चलन है, इस तरीके से कभी अगर एग्जाम में आपको आ जाए तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, आपको समझ लेना ये डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल एलिमेंट क्या है, 1 2 3 है। अब इसकी प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे। पहली प्रॉपर्टी क्या है, सम ऑफ टू डायगोनल मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर इज अगेन ए डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। देखिए एक मैट्रिक्स ए दी गई डायगोनल मैट्रिक्स, उसके डायगोनल एलिमेंट कितने हैं, d1 d2 d3 dn है, बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं, उसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो डायगोनल एलिमेंट पहली मैट्रिक्स के ये हैं, दूसरी मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट ये हैं, दोनों डायगोनल मैट्रिक्स, दोनों का ऑर्डर सेम है, दोनों का ऑर्डर n/n है। तो अगर मुझे इनको ऐड करना हो तो पहला डायगोनल एलिमेंट d1 है, यहाँ पर पहला डायगोनल एलिमेंट d1 डैश है, तो यहाँ का पहला एलिमेंट d1 प्लस d1 डैश बन जाएगा। यहाँ d2 है, यहाँ d2 डैश है, तो दूसरा एलिमेंट d2 प्लस d2 डैश बन जाएगा। इसी तरीके से इसका nth एलिमेंट dn, यहाँ dn डैश है, तो यहाँ पर dn प्लस dn डैश बन जाएगा, और ये भी n/n की मैट्रिक्स बनेगी। इसका मतलब दो डायगोनल मैट्रिक्स का सम भी एक डायगोनल मैट्रिक्स आता है, और वो मैट्रिक्स को निकालते कैसे हैं, सिंपली डायगोनल एलिमेंट्स को आपको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। बढ़ते हैं अगली प्रॉपर्टी की तरफ। अगली प्रॉपर्टी है द प्रोडक्ट ऑफ टू डायगोनल मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर इज अगेन ए डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। मान लीजिए एक डायगोनल मैट्रिक्स ए दे दी गई आपको d1 d2 d3 dn, दूसरी मैट्रिक्स आपको दे दी गई d1 डैश d2 डैश d3 डैश dn डैश, और इन दोनों को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए पहला एलिमेंट है d1, यहाँ पर d1 डैश, तो इसका पहला एलिमेंट d1 इंटू d1 डैश आ जाएगा। यहाँ पर d2 है, यहाँ पर d2 डैश है, इसका दूसरा एलिमेंट मतलब डायगोनल का दूसरा एलिमेंट d2 डैश आ जाएगा। लास्ट एलिमेंट dn, यहाँ पे dn डैश, तो यहाँ पे अंतिम एलिमेंट dn इंटू dn डैश आ जाएगा। तो इस तरीके से दो मैट्रिक्स अगर डायगोनल मैट्रिक्सेस हैं तो उनका मल्टीप्लाई हम लोग इस तरीके से करते हैं, सिंपली डायगोनल एलिमेंट्स को आपको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, और इसका भी ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। जो ए का ऑर्डर है, जो बी का ऑर्डर है, वही किसका ऑर्डर होगा, ए बी का ऑर्डर हो जाएगा। ठीक, अगली प्रॉपर्टी है द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए डायगोनल मैट्रिक्स इज अगेन ए डायगोनल मैट्रिक्स। मान लिया कि एक डायगोनल मैट्रिक्स आपको दी गई है d1 d2 d3 dn, और उसमें किसी के से अगर हम लोग एक के क्या है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं, अगर उससे मल्टीप्लाई किया गया तो क्या होगा, इसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स में के से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और ये भी जो मैट्रिक्स बनेगी वो भी डायगोनल मैट्रिक्स बनेगी, और इसका भी ऑर्डर कितना हो जाएगा, n/n हो जाएगा, इसका भी ऑर्डर कितना था, n/n था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली प्रॉपर्टी देखिए हमारी क्या है, फोर्थ प्रॉपर्टी, कदर इफ ए इज ए डायगोनल मैट्रिक्स देन द पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ए इज अगेन ए डायगोनल मैट्रिक्स। मतलब अगर एक ए मैट्रिक्स दी गई, डायगोनल मैट्रिक्स d1 d2 d3 dn, और इसका कोई पावर किया जाए, ए की पावर m किया जाए, तो यहाँ पे क्या करना होगा, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उसके ऊपर वही सेम पावर क्या कर देना है, रेज कर देना है। जैसे कि एग्जांपल देके मैं समझाऊँ आपको, सपोज ए इज इक्वल टू 2 3 4 5, मान लीजिए ये दिया हुआ है, नहीं डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है ये, है ना, डायगोनल मैट्रिक्स हमको लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, ये ले लिया मैंने, ठीक है, ये ले लिया। तो अब देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 0 0। ठीक है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है क्योंकि नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 हैं। ठीक है, अब इसका कोई पावर करना, मान लीजिए मुझे ए क्यूब निकालना है, तो हमें कुछ नहीं करना है, ए क्यूब करने के लिए 2 के जो डायगोनल एलिमेंट्स है उसके ऊपर पावर 3 कर देना है, बाकी तो 0 0, यहाँ पे भी 5 के ऊपर 3 कर देना है। तो जो हमारा आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 0 फिर 0 और कितना आ जाएगा 125 आ जाएगा।
इस तरीके से डायरेक्टली हम लोग ए क्यूब निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ये बिल्कुल भी नहीं करेगा कि अगर ए इस तरीके से दे दिया जाए और ए क्यूब कर दे तो पहले ए इंटू ए निकालेंगे, ए स्क्वायर आएगा, फिर ए स्क्वायर में ए से मल्टीप्लाई करेंगे ए क्यूब आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये स्पेशल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स, और इसका कोई भी पावर निकालना है तो जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से आप पावर्स को निकाल सकते हैं। अगली प्रॉपर्टी क्या है, इफ ए इज अ डायगोनल मैट्रिक्स एंड ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए आर नॉन जीरो देन ए इनवर्स इज ऑल्सो डायगोनल मैट्रिक्स। और निकाला कैसे जाता है, मान लीजिए ए इज इक्वल टू दिया गया d1 d2 d3 dn डायगोनल में दिए गए हैं और सारे di नॉन जीरो हैं, तो इसका इन्वर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहला एलिमेंट डायगोनल का d1 था तो यहाँ पे इन्वर्स में 1/d1 लिखना है, यहाँ पे d2 था तो यहाँ पे 1/d2 लिखना है, लास्ट एलिमेंट था dn तो यहाँ पे 1/dn लिखना है। इस तरीके से इस मैट्रिक्स का इन्वर्स आ जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल में देता हूँ, सपोज ए इज इक्वल टू 2 0 0 3, मान लीजिए मैट्रिक्स दी गई है, डायगोनल मैट्रिक्स है ये, इसका कोई कहे आपसे इन्वर्स निकालिए, इसका इन्वर्स निकालने का तरीका ये होगा, इसका जो पहला डायगोनल एलिमेंट 2 है उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए 1/2, बाकी 0 0, और इसका डायगोनल एलिमेंट का अगला एलिमेंट क्या है, डायगोनल एलिमेंट क्या है 3 है, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए 1/3। ये देखिए ए इन्वर्स आ गया। बिल्कुल भी इसमें आपको एडजॉइंट वगैरह निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अदरवाइज ए इन्वर्स का फार्मूला आप लगाएंगे, ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो वो सब करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये डायगोनल मैट्रिक्स है, स्पेशल केस है, इसमें हम लोग डायरेक्ट ए इन्वर्स निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए क्या है, कहा जा रहा है इफ ए इज ए डायगोनल मैट्रिक्स देन ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। इन अदर वर्ड्स ट्रांसपोज ऑफ ए डायगोनल मैट्रिक्स इज इक्वल टू द मैट्रिक्स इटसेल्फ। कोई मैट्रिक्स आप ले लीजिए, ए इज इक्वल टू डायगोनल मैट्रिक्स ले लीजिए 1 0 0 2, अब इसका ट्रांसपोज निकालिए। ए ट्रांसपोज कैसे निकाला जाता है, पहले रो को पहले कॉलम में लिख देंगे 1 0, दूसरे रो को दूसरे कॉलम में लिख देंगे। अब देखिए कोई फर्क आया, कोई फर्क नहीं आया, ए इज इक्वल टू कितना आ गया, ए ट्रांसपोज आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब कि अगर डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज कर दें तो वो उसी मैट्रिक्स के बराबर आता है। अगली जो प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। अगर प्रॉपर्टी ये प्री मल्टीप्लिकेशन बाय डायगोनल मैट्रिक्स, मान लीजिए डायगोनल मैट्रिक्स डी इज इक्वल टू d1 d2 d3 dn है, ठीक है, इज ए डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। एक दूसरी मैट्रिक्स ली गई a इज इक्वल टू a11 a12 a13 a1n a21 ऐसे ले लिया गया, ठीक है, इसका ऑर्डर कितना n/m है, तो क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, इसका ऑर्डर कितना था n/n और इसका ऑर्डर कितना है, कितना रोज है इसमें, n रोज हैं m कॉलम्स हैं, तो इसको साथ में लिख देते हैं n रोज हैं और m कॉलम्स हैं, तो ये यहाँ का कॉलम यहाँ के रो के बराबर हो गया, मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाएगा, ये स्पेशल केस है। तो देखिए प्री मल्टीप्लिकेशन जब भी किया जाता है, मतलब मुझे डी ए निकालना है, डायगोनल मैट्रिक्स पहले लेफ्ट में मल्टीप्लाई करना है, तो करना कुछ नहीं है आपको, सारे रो में देखिए पहला जो रो है उसमें आपको क्या करना है, d1 से मल्टीप्लाई कर देना है, पहले रो के सारे एलिमेंट को d1 से मल्टीप्लाई कर देना है, दूसरे रो के सारे एलिमेंट को d2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तीसरे रो के सारे एलिमेंट को d3 से मल्टीप्लाई कर देना है, और nth रो के सारे एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई कर देना है, dn से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। जैसे कोई एग्जांपल मैं दूं आपको, सपोज मैं यहाँ पे ले लेता हूँ a इज इक्वल टू 2 0 0 3, ठीक, और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं सपोज ये तो डायगोनल मैट्रिक्स होगा ना, इसको d से लिख लेते हैं, और मान लीजिए एक मैट्रिक्स a ले लेते हैं सपोज 5 6 7 8, और मान लीजिए मुझे निकालना है DA, तो हम लोग क्या करेंगे, DA कैसे निकालेंगे, इसके पहले रो में कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 10 और 12 हो जाएगा। इसके दूसरे रो में कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से, कितना हो जाएगा 21, और 8 3 जा कितना हो जाएगा 24 आ जाएगा। तो डायरेक्ट आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए कॉलम में कैसे होगा, पोस्ट मल्टीप्लिकेशन बाय डायगोनल मैट्रिक्स। मान लीजिए डायगोनल मैट्रिक्स है d1 d2 d3 dn, एक डायगोनल मैट्रिक्स है, और एक मैट्रिक्स कोई a इज इक्वल टू इस तरीके की मैट्रिक्स ली गई है जिसका ऑर्डर m/n है, इसका ऑर्डर तो n/n था। अब डायगोनल मैट्रिक्स को अगर ए मैट्रिक्स के राइट में अगर मल्टीप्लाई करना है तो क्या होगा, पोस्ट मल्टीप्लिकेशन करना है। जैसा कि आपको मालूम है ना कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता है, मतलब ए बी जनरली बी ए के बराबर नहीं होता है। तो प्री में मल्टीप्लाई किया तो कुछ दूसरा आंसर आया था, पोस्ट में मल्टीप्लाई करेंगे देखिए कैसे होगा। तो पोस्ट मल्टीप्लिकेशन करना है, मतलब डी को राइट में मल्टीप्लाई करना है, तो करना क्या पड़ेगा, पहले कॉलम में आप d1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वहाँ पर रो में करते थे, फिर दूसरे रो में दूसरे कॉलम में d2 से कर देंगे, तीसरे कॉलम में d3 से कर देंगे, और nth कॉलम में किससे कर देंगे, dn से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यही अंतर है, अगर प्री मल्टीप्लिकेशन करना है तो रो में मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर पोस्ट मल्टीप्लिकेशन करना है तो कॉलम में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 9, कहा जा रहा है द डिटर्मिनेंट ऑफ ए डायगोनल मैट्रिक्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक डायगोनल मैट्रिक्स दी गई है a इज इक्वल टू d1 d2 d3 dn, ठीक है, इज ए डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n।
कोई कहे इसका डिटर्मिनेंट बताइए कितना होगा, तो जो भी इसका डायगोनल एलिमेंट है उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, D1 D2 D3 डॉट डॉट Dn, तो ये इसका क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई डायगोनल मैट्रिक्स की। अब हम आगे बात करेंगे स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स A इज कॉल्ड ए स्केलर मैट्रिक्स if A is a diagonal matrix and all the diagonal elements of A are equal। ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि जो पहली बात वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, इज कॉल्ड ए स्क्वायर मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स तब बन जाती है, ठीक है, इफ ए इज अ डायगोनल मैट्रिक्स एंड ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए आर व्हाट इक्वल। जैसे मैं यहाँ पे मान लीजिए एग्जांपल दूँ आपको, ठीक है, तो यहाँ पर डायगोनल पे मैंने लिख दिया 2 2 2 और बाकी सभी जगह क्या लिख दिया 0 0 0 0। ये क्या हो गई, स्केलर मैट्रिक्स हो गई, क्योंकि इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, सेम होंगे। पहली बात है डायगोनल मैट्रिक्स है क्योंकि नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है और उसमें भी खास बात क्या है, डायगोनल एलिमेंट सेम होने चाहिए, तो सेम सेम हो गए, तो इसका मतलब ये कैसे मैट्रिक्स हो गई, स्केलर मैट्रिक्स हो गई। जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लोगों ने बनाया था 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये भी किस चीज़ का एग्जाम्पल है, ये भी स्केलर मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है। यहाँ पे सारे डायगोनल एलिमेंट क्या हो गए, सेम सेम हो गए, और नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या हो गए, 0 हो गए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। अब देखिए आगे हमको पढ़ना है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देखिए क्या है, ए मैट्रिक्स इज एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ऑल एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल आर 0। अब देखिए प्रिंसिपल डायगोनल किसको बोलते हैं, जो डायगोनल हम लोग बताए थे, जैसे A11 A22 A33, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं। अब इसके नीचे के सारे एलिमेंट 0 आने चाहिए, यहाँ लिख देते हैं पहले 0 0 और यहाँ पे 0। ठीक है, इसके नीचे के सारे एलिमेंट 0 होंगे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। अब बाकी जगह आप कुछ भी लिख दीजिए, जैसे यहाँ पे लिख दिया हमने 2 3 4, यहाँ लिख दिया 5, यहाँ लिख दिया 6 और यहाँ पे लिख दिया मैंने 7। तो यहाँ पे देखिए ऊपर साइड में ऊपर साइड में क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या होता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये हो गई कि डायगोनल जो डायगोनल है आपका, उसके नीचे के सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके नीचे के सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को शॉर्टकट में कैसे लिखते हैं, ए इज इक्वल टू ए आई जे, और चूंकि स्क्वायर मैट्रिक्स होता है ना, क्योंकि डायगोनल की बात जहाँ पे होगी वहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ए आई जे इज इक्वल टू 0 व्हेन आई इज ग्रेटर देन जे। ठीक है ना, आई ग्रेटर देन जे लिखने का मतलब क्या हुआ, देखिए ये जो एलिमेंट है इसका नाम क्या है, A21, तो यहाँ पे आई कितना है 2 है और जे कितना 1 है, तो आई ग्रेटर देन जे। इस एलिमेंट का नाम क्या है, इस एलिमेंट का नाम है A31, तो यहाँ पे आई कितना है 3 और जे कितना 1 है, तो आई ग्रेटर देन जे है। इस एलिमेंट का नाम क्या है, इस एलिमेंट का नाम है A32, तो यहाँ पे आई ग्रेटर देन जे है। इधर में आप कहीं भी लेंगे, जैसे ये एलिमेंट की बात कर लें A23 है, तो यहाँ पे आई लेस देन जे आता है। तो डायगोनल के ऊपर वाले जो एलिमेंट है उसके लिए आई लेस देन जे आता है, और जो डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट है उसके लिए आई ग्रेटर देन जे आता है। ठीक है, ऐसे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा, देखिए डेफिनेशन क्या है, ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ऑल द एलिमेंट्स एबव द प्रिंसिपल डायगोनल आर 0। ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए, मतलब यहाँ वाला एलिमेंट कितना होना चाहिए, 0, यहाँ का 0, ये प्रिंसिपल डायगोनल बना लेते हैं, ये प्रिंसिपल डायगोनल हो गया हमारा 1 2 3, इसके ऊपर के सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए, ये सारे एलिमेंट 0 हो गए। बाकी जगह आप कुछ भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 6 लिख दिया, 4 लिख दिया, 2 लिख दिया, यहाँ 3 लिख देते हैं और यहाँ पे 5 लिख देते हैं, यहाँ 6 लिख देते हैं। अब इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, इस मैट्रिक्स को लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। इसके पीछे का रीजन ये है, देखिए अगर इसको हम लोग थोड़ा ज्वाइन करवाएं तो आपको दिखेगा कि नीचे साइड में ट्रायंगल बन रहा है, इसीलिए इसको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स डेफिनेशन ये है, प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए, तो उसको हम लोग लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, पहली प्रॉपर्टी है इफ ए एंड बी आर टू अपर, जो चीज़ अपर के लिए लागू होगा वही चीज़ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए लागू होगा। तो बार बार मैं इसको बोलूंगा नहीं, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, कहा जा रहा है इफ ए एंड बी आर टू ट्रायंगुलर मैट्रिसेस, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, देन ए प्लस बी इज ऑल्सो एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। दो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस को ऐड करने से अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मिलता है। इफ ए एंड बी आर टू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, then their product is also upper triangular matrix। तो दो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने से भी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनता है। इफ A is an upper triangular matrix and K is any complex number, then KA is also a upper triangular matrix। मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर दें उसके सारे एलिमेंट को, तो जो नई मैट्रिक्स बनेगी वो भी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है, अब देखिए अगली प्रॉपर्टी क्या है, इफ A is an upper triangular matrix
then the positive integral power of A is also an upper triangular matrix. Further, if d1, d2, d3, dn are the diagonal elements of the triangular matrix, then d1 की पावर n, d2 की पावर n, d1 की पावर n are the diagonal elements of A की पावर m. तो क्या मतलब हो गया इसका? मान लीजिए कोई मैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाता हूँ, ठीक है, जैसे मैंने बना दिया 1 2 3, ठीक है, यहाँ लिख दिया 0 5 6, यहाँ लिख दिया 0 और 0 और यहाँ लिख दिया मैंने 2 लिख दिया, ठीक है। तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अब मान लीजिए ये मैट्रिक्स ए है, किसी ने कहा आपसे कि जरा ए स्क्वायर के बारे में थोड़ा बताइए, तो ए स्क्वायर के बारे में कम से कम हम ये जरूर बता सकते हैं कि इसके जो डायगोनल एलिमेंट होंगे उस पर पावर लगा देना। कितना लगा देना? 1 का स्क्वायर, यहाँ पे कितना लगा देना? 5 का स्क्वायर, और यहाँ पे कितना लगा देना? 2 का स्क्वायर। इतना हम जरूर बता सकते हैं। ये चीज़ इसमें लिखा गया, इफ d1 d2 d3 dn आर द डायगोनल एलिमेंट्स, देन d1 की पावर m, d2 की पावर m, dm की पावर m आर द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ a की पावर m। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है? If A is an upper triangular matrix and all the diagonal elements of A are non-zero, then A inverse is also a upper triangular matrix. अगर A upper triangular matrix है, ठीक है, and all the diagonal elements of A are non-zero, then A inverse is also upper triangular matrix. तो upper triangular matrix का जो inverse निकालते हैं वो भी upper triangular matrix आता है। If A is an upper triangular matrix, then A transpose is a lower triangular matrix. तो upper triangular matrix का जब आप transpose निकालेंगे तो क्या आएगा? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आएगा, और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आएगा। अगली प्रॉपर्टी क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, डिटर्मिनेंट ऑफ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट। जैसे ये मैट्रिक्स ए लिखी गई है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, कोई आपसे कहे कि इसका डिटर्मिनेंट बताइए, तो इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा 1 × 5 × 2, मतलब इसका डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, उसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम लोग उसके डायगोनल एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगली प्रॉपर्टी देखिए क्या? प्रॉपर्टी नंबर 8, द ट्रेस ऑफ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, ट्रेस अगर किसी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का निकालना हो तो उसके डायगोनल एलिमेंट का सम के बराबर आता है, ये तो आपको मालूम ही है। और 9th नंबर कहा जा रहा है, एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज बोथ अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर। कोई डायगोनल मैट्रिक्स अगर आप लिखते हैं तो वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। उसके पीछे का रीजन समझते ही हैं, डायगोनल के नीचे के एलिमेंट भी 0 हैं, डायगोनल के ऊपर के भी सारे एलिमेंट 0 हैं, तो उसको हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है? पहली बात, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। ये डेफिनेशन है। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने से वही मैट्रिक्स फिर से वापस आ जाती है तो ऐसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लिखेंगे A11 हमने लिखा 1 तो ठीक है, कोई दिक्कत। A23 यहाँ पर लिखा A12 अगर मैंने 2 लिखा तो A21 भी 2 लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे 5। तो ये मैट्रिक्स कैसी हो जाएगी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखने का तरीका क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखने का तरीका है, इसका डायगोनल एलिमेंट में कोई रूल नहीं होता है। इसका डायगोनल एलिमेंट आप बना लीजिए 1 2 3 कुछ भी। अब जैसे यहाँ पर हम लिखेंगे 5, ये प्लेस कौन सा है? A12, तो A21 प्लेस पे भी 5 आएगा। ये प्लेस कौन सा है? A13, यहाँ लिखा मैंने 6, A31 पे भी 6 आएगा। ये प्लेस कौन सा? A23 मैंने लिखा 7, A32 पे भी क्या आएगा? 7 आएगा। तो ये किस मैट्रिक्स का एग्जाम्पल हो गया? ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सब एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है? ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ए आई जे इज इक्वल टू -a j i फॉर ऑल आई जे। इसका मतलब क्या है? देखिए, इसके डायगोनल, पहली बात, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो हमेशा 0 होते हैं। ये चीज़ काम की बात है। कैसे होते हैं? देखिए, हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पर डेफिनेशन में देखिए, डेफिनेशन में हमको क्या दिया गया है? डेफिनेशन में हमको दिया गया है कि ए आई जे इज इक्वल टू -a j i। अब इसमें पुट, अगर डायगोनल एलिमेंट के बारे में देखना है, पुट कर देते हैं i इज इक्वल टू जे, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट के सब्सक्रिप्ट बराबर होते हैं। i इज इक्वल टू जे कर दें तो यहाँ पे आ जाएगा ए आई आई इज इक्वल टू -a i। लेफ्ट में ले आएंगे तो कितना हो जाएगा? 2a i इज इक्वल टू 0। यहाँ से कितना हो जाएगा? a इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल i। इसका मतलब कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो भी डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो कितने होते हैं? 0 होते हैं। जबकि ऐसा सिमेट्रिक मैट्रिक्स में नहीं होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट में कोई नियम लागू नहीं होता है, वो कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट हो सकता है। बट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट सभी क्या होते हैं? 0 होते हैं। एक बात ये हो गई। दूसरी बात, A12 का एलिमेंट -4 है तो A21 का एलिमेंट 4 होगा। सेम होगा, लेकिन साइन का अंतर होगा। जैसे यहाँ लिखा है A, तो यहाँ देखिए -a,
फिर B तो यहाँ माइनस B, और यहाँ C तो यहाँ पे माइनस C। इसी तरीके से देखिए आयोटा तो यहाँ पे माइनस आयोटा, A13 है 2, A31 है -2, A23 है 1 माइनस आई तो ये -1 प्लस आई। तो ये हो गया स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन। अब देखिए कुछ प्रॉपर्टीज़ है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। इसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हैं, बट मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ बता दे रहा हूँ। पहली प्रॉपर्टी क्या है, द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर आर्बिट्रेरी, सॉरी सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक नहीं है। द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर आर्बिट्रेरी, ये चीज़ मैंने आपको बता दिया। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट पे कोई रूल लागू नहीं होता है। दूसरा, द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर जीरो, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट सभी के सभी क्या होते हैं, जीरो होते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको हम आसानी से प्रूव भी कर सकते हैं। देखिए अगर हमें किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्रूव करना है तो उसका ट्रांसपोज निकालेंगे, अगर वो उसी मैट्रिक्स के बराबर आ गया तो सिमेट्रिक हो जाएगी। जैसे मुझे प्रूव करना कि ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक है, इसका मैं ट्रांसपोज निकाल देता हूँ। अब देखिए ए प्लस बी ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के बराबर होता है। और ट्रांसपोज आप ए ट्रांसपोज किसी मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज लिया जाए तो वही मैट्रिक्स वापस आ जाती है। और मैट्रिक्स एडिशन कम्यूटेटिव होता है, तो इसको हम लोग ए प्लस ए ट्रांसपोज लिख सकते हैं। तो देखिए इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया गया और यही मैट्रिक्स फिर से वापस आ गई, इसका मतलब ये मैट्रिक्स कैसी है, सिमेट्रिक है। तो अगर कोई ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक आएगा, और ए माइनस ए ट्रांसपोज कैसा आएगा, स्क्यू सिमेट्रिक आता है। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी क्या है, 30 नंबर। कदर इफ ए इज नॉन सिंगुलर एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर है, समझी गए होंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। और दूसरी बात वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका एडजॉइंट भी सिमेट्रिक होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एडजॉइंट भी क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। बशर्ते को मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए, नॉन सिंगुलर होनी चाहिए। इस पर डायरेक्ट आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला देखिए क्या है, इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n देन एडजॉइंट ऑफ ए इज सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज n इज ऑड और इवन। ठीक है, n इज ऑड और इवन। तो अगर n क्या हुआ, ऑड हुआ तो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा, और n अगर इवन हुआ तो क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ, अगर ए हमारी कैसी मैट्रिक्स है, ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसके एडजॉइंट ऑफ ए के बारे में अगर बात करना है तो इसका 2 आंसर आएगा। ये क्या हो सकता है, ये हमारा हो सकता है सिमेट्रिक हो सकता है, ये सिमेट्रिक हो सकता है, या ये क्या हो सकता है, स्क्यू सिमेट्रिक हो सकता है। कब हो सकता है, सिमेट्रिक कब होगा, जब इसका ऑर्डर क्या होगा, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, ऑड होगा, व्हेन n इज ऑड। और स्क्यू सिमेट्रिक कब होगा, जब उसका ऑर्डर कैसा होगा, इवन होगा। आगे बढ़ते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर इज ऑलवेज 0। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले लीजिए, लेकिन ऑड ऑर्डर की ध्यान रखना। ऑड ऑर्डर का मतलब 3 ऑर्डर का ले लेते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो यहाँ पे 0 0 0 लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे तो यहाँ पे -1, यहाँ पे 2 लिखेंगे तो यहाँ पे -2, यहाँ 3 लिखेंगे तो यहाँ -3 लिखेंगे। जब इसका आप क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे इस मैट्रिक्स का, क्योंकि ये मैट्रिक्स ऑड ऑर्डर की है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट निश्चित रूप से कितना आएगा, 0 आएगा। अगली प्रॉपर्टी क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ इवन ऑर्डर विथ इंटीग्रल एंट्रीज इज ऑलवेज अ परफेक्ट स्क्वायर। अभी तो हमने ऑड ऑर्डर के बारे में बताया कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर ऑड ऑर्डर का है उसका डिटर्मिनेंट 0 आता है। मान लीजिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमने इवन ऑर्डर का ले लिया, जैसे 0 0, यहाँ 2, यहाँ -2, तो जब इसका आप क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर आएगा। चलिए निकालते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो कितना आ जाएगा, 0 × 0 माइनस ऑफ -4 मतलब +4 आ गया। 4 किसका है, 2 का क्या होता है, स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये चीज़ बताई गई है, डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आप इवन ऑर्डर और उसकी एंट्रीज कैसी होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए, इज ऑलवेज ए परफेक्ट स्क्वायर। अगली प्रॉपर्टी क्या है, देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, जीरो मैट्रिक्स इज द ओनली मैट्रिक्स विच इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि जीरो मैट्रिक्स क्या सिमेट्रिक और स्क्यू, ऐसी मैट्रिक्स बताइए जो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों हो, तो उसका एग्जांपल क्या होता है, जीरो मैट्रिक्स इज ऑलवेज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक बोथ। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी क्या है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए ले लेते हैं, तो ए को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज और प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। आप देखेंगे RHS और LHS बराबर है, मतलब ए को मैंने 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया है। तो जब आप चेक करेंगे तो ये मैट्रिक्स जो निकल के आएगी वो कैसी होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, और यहाँ वाली जो मैट्रिक्स होगी वो कैसी होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। वो कैसी होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है।
तो इस तरीके से एग्जाम में कभी आपसे पूछा जा सकता है कि कोई मैट्रिक्स आपको दे देगा स्क्वायर मैट्रिक्स और पूछ देगा इसको दो पार्ट में मान लीजिए बांटा गया, तो बताइए इसका सिमेट्रिक पार्ट क्या होगा या उसका स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट क्या होगा। तो आपको किस तरीके से निकालना पड़ेगा। अगर सिमेट्रिक पार्ट पूछेगा तो 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज, और स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट पूछेगा तो 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज करके हम लोग निकालेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर को मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। अभी इसमें बहुत अच्छी अच्छी मैट्रिसेस आने वाली हैं, मैट्रिसेस बहुत ढेर सारी हैं, तो ये एक लेक्चर में मैंने इसको कवर नहीं किया है। दूसरे लेक्चर में हम लोग इसके आगे के जो मैट्रिसेस हैं उसको पढ़ेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे, और उस पर ढेर सारे भर भर के क्वेश्चंस हम लोगों को सॉल्व करना है, तो उसको हम लोग आगामी लेक्चर्स में सॉल्व करेंगे। कैसा लगा ये लेक्चर आपको अपने कमेंट बॉक्स में, जितने लोग देख रहे हैं सब लोग कम से कम एक कमेंट मुझे लिख कर ज़रूर बताइएगा, ताकि हमारा जो कॉन्फिडेंस वो बना रहे। मैं बराबर आप जो है जल्दी से जल्दी वीडियोज़ फटाफट मैं अपलोड करता रहूँ, और ताकि आपका सिलेबस जो है मैं मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मैं चैप्टर्स आपका कवर कर सकूँ। और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ उसको ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।